गुड मॉर्निंग लीडर्स। मेरा नाम अजय चंद है और मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूं, जहां पर हम लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के बारे में अवेयर करते हैं। आज मैं आपके संग साझा करने जा रहा हूं मॉड्यूल 3, जो कि टीएन्स हेल्थ कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर वाईटी सर के जरिए से बताया गया। और ये 4 हाई सिम्टम्स हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी मनुष्य के स्वास्थ्य की कंडीशन को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। और ये बड़ा जरूरी है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आप देख सकते हैं। ये जो कोर्स था ये न्यूट्रिशनल मेडिसिन पर बेस है और टीएन्स हेल्थ कंसेप्ट के द्वारा ये निर्देशित है। 16 जर्नल हेल्थ टॉपिक्स का ये निचोड़ है। ऐसा माने कि अगर आपने इस कोर्स में प्रवेश लिया है और जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड प्रोडक्ट एप्लीकेशंस के बारे में, तो 16 जर्नल हेल्थ टॉपिक्स का एक जिस्ट है ये, हम ये कह सकते हैं। न्यूट्रिशनल हेल्थ केयर जो है ये प्रिवेंटिव मेडिसिन पे के द्वारा निर्देशित है। इस कोर्स में जो कस्टमर हैंडलिंग को बताया गया है और किस तरीके से हम प्रभावशाली रूप से पेशेंट्स को डील कर सकते हैं। ये सिर्फ डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, बल्कि इफेक्टिवली हम कस्टमर हैंडलिंग कर सकें, पेशेंट्स को हम एक कंफर्टेबल सिचुएशन में ला सकें। ये बड़ा जरूरी है और इसको जानना समझना। इसमें कुछ ज्ञान है जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन और रोगों के ज्ञान पर आधारित है, लेकिन ये सिर्फ हमें सीखने के लिए ही इसमें समाहित किया गया है। ये बिल्कुल भी आप ना सोचें कि कस्टमर्स को अ, आकर्षित करने के लिए या मेडिकल सॉल्यूशंस हैं, ये ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें हमें कस्टमर से कैसे डील करना है, पेशेंट को कैसे कंफर्ट जोन में लाना है, वो पैनिक ना करें, इस तरीके की चीजों को हम पहले तो खुद ही समझेंगे, तभी तो हम कर पाएंगे इस चीज को। तो ये ऑन जॉब ट्रेनिंग कोर्स है और ये हमारे स्किल को, हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। ये कोई प्रोफेशनल न्यूट्रिशन कोर्स नहीं है, बल्कि बेसिक न्यूट्रिशन नॉलेज है ये। और ये हमें समझना जरूरी है कि सिर्फ यही करके हम एकदम से बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकते। हमें कुछ और भी ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, कुछ न्यूट्रिशनल नॉलेज लेनी पड़ेगी, कुछ और अच्छे रिलायबल सोर्सेज के माध्यम से। और ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप अपने ज्ञान को और बढ़ाएंगे, सिर्फ इसी कोर्स पर निर्भर नहीं करेंगे। और ये जो ग्रेट नॉलेज है हेल्थ केयर के बारे में, एक तरीके से एक बहुत बड़ा सागर है और आप एक छोटे से कोर्स के माध्यम से उस आप सारे बातों को नहीं समझ सकते हैं। आपको अपने सेल्फ लर्निंग जरूर करना पड़ेगी और ये एक महत्वपूर्ण चाबी है कि आप एक सफल हेल्थ कोच बन पाए। याद रखिए, जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो कोई दवाइयां नहीं है। और एज अ टीएन्स हेल्थ कोच आप कभी भी ये क्लेम ना करें कि आपके प्रोडक्ट्स 100% किसी भी बीमारी को सही कर सकते हैं। ये कभी भी हमें क्लेम नहीं करना है। मैं और आप जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स यूनिक हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, वैल्यू फॉर मनी है
और निश्चित रूप से ये बीमारियों को ठीक करते हैं, स्वास्थ्य लाभ देते हैं और एक ऐसी पद्धति पर आधारित हैं जो अद्भुत है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सलाह दी जाती है कि आप कभी भी ये क्लेम ना करें कि 100% आप किसी पेशेंट को ठीक कर देंगे या ये प्रोडक्ट्स एक मेडिसिन की तरह काम करेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रिशंस हैं और न्यूट्रिशंस जो हैं वो हमारे शरीर में होने वाली पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब 4 सिम्टम्स में से पहला सिम्टम है हाइपरटेंशन। आपने जरूर अनेकों बार सुना होगा, और जब हम अपने हथेली के चार्ट को देखते हैं तो वहां पर भी हाइपर टेंशन हाइपोटेंशन नाम के 2 टर्म्स हम पढ़ते हैं, बीच की उंगली में ऊपर की साइड में आते हैं। तो यहाँ पर हाइपरटेंशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ब्लड का कंपोजिशन क्या है? ये हमारा जो रक्त है इसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। एक तो प्लाज्मा है, दूसरा व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। प्लाज्मा 55% है, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स 4% है, और रेड ब्लड सेल्स जो हैं, लाल रक्त कणिकाएं, वो 41% है। तो आप सोचिए कि ये इस तरीके का कॉम्पोजिशन ब्लड का होता है। प्लाज्मा एक पीले रंग का द्रव्य है जो कि ब्लड सेल्स और प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायक है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, हॉर्मोन्स भी हैं। ये पूरे शरीर के हर एक ऊतक और हर एक कोशिका तक इन पदार्थों को ले जाने के लिए जिम्मेदार है प्लाज्मा। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ये हमारे बॉडी का मेन इम्यून सिस्टम है, हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की रक्षक प्रणाली है ये। और ये हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने में और हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में ये सहायता देती है। यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये एक तरीके के हमारे रक्षक हैं, हमारे सिपाही हैं। कोई भी अगर डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या वायरस ब्लड स्ट्रीम में आते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल्स उनको खा जाते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, और इस तरीके से हमारा बॉडी सुरक्षित हो जाता है। अब यहाँ पर अगर व्हाइट ब्लड सेल्स कमजोर हैं, हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं कमजोर हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं। ये इसीलिए हम कहते हैं कि बॉडी का मेन इम्यून सिस्टम है ये व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इनकी मात्रा बिल्कुल प्रॉपर होनी ही चाहिए और ये मजबूत होने ही चाहिए। उसके अलावा प्लेटलेट्स हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट ये टोटल 4% है। ये ब्लड के क्लॉटिंग यानी खून के जमने और रिपेयरिंग में, रिपेयरेशन में ये मददगार हैं। यानी अगर कहीं पर कट लग जाए हमारे स्किन में, वहां से ब्लीडिंग होने लगे, तो आप जानते हैं कि थोड़ी देर में वो सूख जाता है, क्रस्ट बन जाता है, खुरंट कहते हैं, वो बन जाता है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर प्लेटलेट काउंट कम है, आपने सुना होगा जब ये डेंगू फीवर होता है कुछ के प्लेटें गिर गई, तो वो एक्चुअली यही है कि प्लेटलेट काउंट कम अगर है तो फिर हम पर कोई भी अ, अगर ब्लीडिंग होने लगे तो वो रुक नहीं पाएगी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। रेड ब्लड सेल जो है ये ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, यानी हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक, ऊतकों तक और अल्टीमेटली हर एक कोशिका तक ये पहुंचाते हैं। और वहां से, वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद, उसको ये वापस फेफड़ों में ले आते हैं और सांस के द्वारा वो बाहर
निकाल दी जाती है। तो ये हमारा ब्लड का कॉम्पोजिशन है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। हमारे लिए खून, हमारा रक्त, हमारा ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स को हमारे बॉडी टिश्यूज तक ले जाने का कार्य करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ये वापस टिश्यूज में से लेकर और बाहर निकालने का कार्य करता है। और ये हमारे जीवन को सस्टेन करने के लिए और हमारी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए सारे बॉडी के टिश्यूज में ये बहुत ही लाभकारी है, और एक असेंशियल फ्लूइड है, जो कि अ, हमारे लिए जरूरी है। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम का एक चित्र आप देख सकते हैं। अ, कुछ भाग नीले कलर में दिखाया गया है, कुछ भाग लाल कलर में दिखाया गया है। तो जो लाल कलर में है ये सारा शुद्ध रक्त होता है, और जो नीले कलर में है ये अशुद्ध रक्त है, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। तो ये बहुत जरूरी है इसको समझना कि किस तरीके से अ, हृदय में से शुद्ध रक्त आर्टरीज के द्वारा शरीर में भेजा जाता है, मस्तिष्क में और हमारे शरीर के सभी अंगों में भेजा जाता है। और वहां से जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स हो जाती है, तो वो वापस नीले कलर में हमारे हृदय में आता है, और हृदय से वो वापस फेफड़ों में भेजा जाता है, और वहां पर फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है, और नई ऑक्सीजन अवशोषित हो जाती है, और वो फिर से शुद्ध रक्त ऑक्सीजनेटेड रक्त में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो वापस हृदय में आता है, और हृदय से फिर वो पूरे बॉडी में भेजा जाता है, और ये चक्र चलता रहता है, ये सर्कुलेशन होता रहता है। और इसी बीच में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और दूसरे हार्मोन्स, एंजाइम सब इसके द्वारा हर एक सेल और टिश्यू तक पहुंचा दिए जाते हैं। अब अगर यहाँ पर कहीं पर बाधा आ जाए तो कितनी समस्या हो जाएगी, यानी जो चीजें हमारे शरीर के अंगों में जानी चाहिए वो नहीं जा पाएंगी। और होता ऐसा ही है कि नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम आप ऊपर देख रहे हैं, और नीचे नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये होता है। लेकिन अगर इसमें कुछ चीजें जमने लगे, जैसे कोलेस्ट्रॉल या और कोई वसा जमने लगती है, तो जो हमारा धमनी के अंदर वाला हिस्सा है, जो खोखला हिस्सा जिसमें से रक्त बहता है, उसमें जगह कम हो जाती है, वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जब उसमें से बहता है तो दीवारों पर अतिरिक्त दबाव के साथ वो उस पतले मार्ग में से निकल पाता है, और इसी को कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि वो तो उसी फ्लो से बहेगा, लेकिन अगर वहां पर जगह कम है उसके बहने के लिए, तो आप इस चित्र में अच्छी तरह से इस चीज को देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर कैटेगरी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये दो, अपर नंबर और लोअर नंबर, जब हम मरकरी के मीटर से उसको देखते हैं, ब्लड प्रेशर का जो एक एपरेटस है उसके माध्यम से जब हम देखते हैं, तो ये इस तरीके से हम देख पाते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120 mmHg, और जो लोअर प्रेशर है वो लेस देन 80 या 80 तक भी, 120 80 अगर है, ऊपर का 120 नीचे का 80, तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। अगर 120 से 129 तक है और उधर 80 से कम है, तो ये एलिवेटेड माना जाता है, यानी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और अगर 130 से 139 तक हो जाता है, तो ये हाइपरटेंशन की फर्स्ट स्टेज मानी जाती है। और उधर 80 से 89 तक अगर आ जाए, और अगर ये बढ़ के 140 या उससे ऊपर हो जाता है, तो ये हाइपरटेंशन की दूसरी स्टेज है।
और ये डायस्टोलिक जो है वो 90 या उससे ऊपर हो जाता है, यहाँ पर गंभीरता बढ़ जाती है। और अगर हाइपर टेंसिव क्राइसिस में आ जाते हैं, यानी 180 से ऊपर बीपी हो जाता है, और उधर लोअर साइड में 120 से ऊपर, तो ये बहुत ही अलार्मिंग है। आपको इमिडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना ही होगा। तो ये चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये चार्ट बहुत ही जरूरी है आपको समझना, जानना और इसके अकॉर्डिंग एक्ट करना भी। हाइपरटेंशन के बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हैं। स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, विजन जा सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है या किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, और सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। और हाइपरटेंशन के और भी दूसरे कुछ कॉजेज हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं, अगर ये ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता रहता है तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में एक बहुत ही प्रमुख घटक है। तो कहा यह जाता है कि जिनका बीपी हाई होता है उनको नमक कम लेना चाहिए। उसके अलावा कैफीन, जो आमतौर से कॉफी में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, वैसे और भी चीजों में है। तो सिंगल डोज कैफीन 125 से 250 mg तक, ये ट्रांजिएंट इंक्रीज ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, ये एक तरीके से ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें जो transient increase in BP in healthy male, in a meta-analysis, 11 controlled trials with a median duration of 8 weeks, coffee consumption 5 कप अगर हम रोज ले रहे हैं, as compared with no coffee consumption, significantly increase mean systolic BP by 2.4 mmHg and diastolic BP by 1.2 mmHg। यानी अगर हम लगातार कॉफी का सेवन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि बीपी रेज करता है। और ये एक एनालिसिस के द्वारा इसको स्थापित किया गया। अल्कोहल अगर लेते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो ये भी हमारे हाइपरटेंशन को बढ़ाने में एक अ, बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक बन जाता है। इसलिए शराब का सेवन या कॉफी का बहुत अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, और बहुत ज्यादा नमक भी नहीं खाना चाहिए, नॉर्मल खाना चाहिए, ताकि आप इस बहुत बड़े सिम्टम से, जो हाइपरटेंशन का सिम्टम है और बहुत सी प्रॉब्लम्स में ये लीड करता है, उससे आप बच सकें। दूसरा सिम्टम है हाइपरलिपिडीमिया। अब ये हाइपरलिपिडीमिया क्या है? कॉमन टाइप ऑफ हाइपरलिपिडीमिया इज हाई कोलेस्ट्रॉल। यानी आपका कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ रहा है तो आप हाइपरलिपिडीमिया के शिकार बन गए। नॉर्मल फंक्शन ऐसा होता है, एंडोथेलियल डिसफंक्शनिंग में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हमारे आर्टरीज में होने लगता है, और एंडोथेलियल डिसफंक्शन होने लगता है, और फिर प्लेक के फॉर्मेशन के कारण ये जो कोलेस्ट्रॉल है, जो वसा है, हमारे धमनियों में जमने लगती है, जिसकी वजह से जो मार्ग है वो अवरुद्ध होने लगता है, और ये थ्रोम्बियोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि रैप्चर होने के बाद और भी ज्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो ये बहुत जरूरी है हम
हाइपरलिपिडीमिया की और भी बहुत सी फॉर्म्स हैं, हाइपर ट्राइग्लिसेरिडीमिया और ये मिक्स विद हाइपरलिपिडीमिया। ये दोनों कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल जब हाई हो जाते हैं तो हम हाइपरलिपिडीमिया के शिकार हो जाते हैं। और वे लोग जिनमें हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता तो उनमें सीएडी डेवलप होता है, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर नॉर्मल रेंज में नहीं है, बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम होगी। ये क्लॉग्ड आर्टरीज यानी आर्टरीज के अंदर थक्के बन जाएंगे और वो अवरोध पैदा हो जाएगा ब्लड के फ्लो में, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है और भी बहुत से सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो हाइपरलिपिडीमिया एक बहुत ही कष्टकारी चीज है अगर उसको समय से हम ना मैनेज करें। कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रॉल ये एक कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। प्रीकर्सर ऑफ हॉर्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मेल सेक्स हॉर्मोन्स हैं ये, इंक्लूडिंग टेस्टोस्टेरोन। उसके अलावा प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी और प्रीकर्सर ऑफ बाइल एसिड एंड सिंथेसिस, ये कोलेस्ट्रॉल के अंदर ये सब चीजें पाई जाती हैं जो कि बड़ा जरूरी है बॉडी के लिए। और ट्राइग्लिसराइड्स जो है ये एनर्जी का स्टोरेज है, लेकिन अगर इनकी ज्यादती हो जाए तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, जैसा अभी हमने पीछे की स्लाइड में देखा। तो रेफरेंस रेंज जो सीरम लिपिड की है वो ये है कि लिपिड प्रोफाइल में अगर आप देखें तो ये 5.2 या उससे कम होना चाहिए टोटल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल जो कि अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है ये 1.3 या उससे कम होना चाहिए। और 1.3 से अधिक होना चाहिए जो हाई एचडीएल है। नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ये 3.4 से कम होना चाहिए। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है ये 2.6 से कम होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड ये 1.7 से कम होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको ध्यान दें और समय समय पर अपना लिपिड प्रोफाइल कराते रहें, ताकि हमें कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल के रेशो के बारे में सही जानकारी मिलती रहे। तो ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमको बहुत ही अवेयर रहना चाहिए। और अगर आप किसी पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो आपको ये चीजें मालूम होना चाहिए, ताकि जब वो रिपोर्ट आपको दिखाएं आप समझ पाए उसको ये सब क्या है। और भी बहुत से डाइटरी फैक्टर्स हैं जैसे कुकिंग और स्टोरेज। बहुत से एथेरोजेनिक कंपाउंड्स हैं जो जब हम खाने को पकाते हैं तब ये ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल, लिपिड पेरोक्साइड्स और एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, ये सारे कुकिंग और स्टोरेज के साथ हमारे डाइट में डेवलप होते हैं। और अगर हम इस भोजन को खाते हैं तो फिर जाहिर है कि इन चीज़ों की मात्रा बॉडी में बढ़ती है और हाइपरलिपिडीमिया की ओर को हम चलते हैं। Breaking the yolk of an egg during cooking expose the cholesterol to high temperatures and oxygen, which presumably accelerate the formation of cholesterol oxides. इसलिए जब हम अंडे को फ्राई करते हैं, यानी अंडे का जो पीला भाग है जब हम उसको तोड़ के बनाते हैं, तो हाई टेम्परेचर के कारण ये कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, हाइपरलिपिडीमिया की तरफ कोई लेके जाता है।
इसलिए उबले हुए अंडों को प्रिफर किया जाता है। उबले अंडे सेहत के लिए बेहतर हैं बनिस्बत की तले हुए अंडे के कंपैरिजन में। उसके अलावा ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल है, जो ड्राइड एग प्रोडक्ट्स हैं, पाउडर मिल्क है, ग्रेटेड चीज है, फ्रेंच फ्राइज हैं, मीट है प्रोसेस्ड, या बटर ऑयल है, हीटेड बटर है, हीटेड टैलो है, लार्ड है, ड्राई एग प्रोडक्ट्स हैं, पैनकेक मिक्सेस हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, बेबी फूड्स हैं, केक मिक्सेस हैं, सलाद ड्रेसिंग्स हैं, नूडल्स हैं, और मिलिट्री राशंस। इन सब में ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में प्रवेश करता है अगर हम इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। हाँ, निश्चित रूप से अगर हम एक लिमिटेड मात्रा में इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उतना हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर हम जायती के साथ बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, केक है, और दूसरी चीजों को इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये निश्चित रूप से हमें हाइपरलिपिडीमिया की तरफ ले जाते हैं। फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का कंजम्पशन ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा को हमारे शरीर में बढ़ाता है, यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देता है, और इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करता है। तो ये बहुत ही जरूरी है। सुक्रोज का कंजम्पशन जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ सुक्रोज इंक्रीज इन सीरम लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड, इंसुलिन, यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। उसके अलावा प्लेटलेट के एडहेसिवनेस को ये कम करता है, जिसके कारण अ, अगर हम ज्यादा मात्रा में चीनी या सुक्रोज इस्तेमाल करते हैं तो वो खून के जमने के रेशो को वो कम करता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये कम करता है। उसके अलावा ट्रांस फैटी एसिड्स, ये भी एक बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्टर है, डाइटरी फैक्टर है, जो एपिडेमिक ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में इसको ये कहा गया 1920 के दौरान 8 साल तक ट्रांस फैटी एसिड्स को दिया गया डाइट में, और पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल के साथ। तो ये पाया गया कि ये एक हाइपरलिपिडीमिया का एक बहुत बड़ा कारक है। कंजम्पशन ऑफ ट्रांस फैटी एसिड हैज बीन रिपोर्टेड टू इंक्रीज एलडीएल और डिक्रीज एचडीएल। एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, और एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, उसको उसको ये घटा देता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। इसलिए ट्रांस फैटी एसिड्स का कंजम्पशन भी अधिक मात्रा में हानिकारक है, और एंडोथीलियल फंक्शंस को ये इम्पेयर करता है। उसके अलावा हायर कंजम्पशन ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स जो सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल को बढ़ा देते हैं। तो ये सब चीजें डाइटरी फैक्टर्स हैं जो हाइपरलिपिडीमिया के लिए जिम्मेदार हैं। उसके अलावा एक और सिम्टम है जो हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। हाइपरग्लाइसीमिया, ये हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है हमारे ब्लड में ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। इसको हम ब्लड ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं, और ये मेजर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को लोगों में डेवलप करता है, और डायबिटीज इसका एक रूप है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि नॉर्मल ब्लड शुगर रीडिंग्स जो हैं ये 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए जब हम फास्टिंग में हैं या हमने खाना नहीं खाया। यानी मॉर्निंग में, जब हम रात में हमने खाना खाया, पूरी रात हम सोए, सुबह जब हम अगर ब्लड शुगर को टेस्ट करें तो वो फास्टिंग ब्लड शुगर कहलाता है। तो वो 70 से 100 के बीच में होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो हम डायबिटिक के कैटेगरी में आ जाते हैं, डायबिटिक। 100 से 125 mg पर डेसीलीटर, ये इम्पेयर्ड फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया की कैटेगरी में है। और अगर हम 2 या 2 से अधिक ग्लूकोज टेस्ट परफॉर्म करते हैं फास्टिंग स्टेट में, तो अबव
126 mg/dl यू में हैव डायबिटीज। यानी 125 से ऊपर अगर आ रही है फास्टिंग शुगर ब्लड में, तो आप ये मानिए कि आप डायबिटिक हैं। तो ये इस तरीके से हम पता कर सकते हैं अपनी डायबिटीज के बारे में। ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई, ये एक मेजर है ब्लड ग्लूकोज हमारे ब्लड में बढ़ रहा है या नहीं, इससे हम पता कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ फूड कंपेयर टू अ रेफरेंस फूड। जनरली प्योर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट कंटेंट फूड कैन बी क्लासिफाइड एज हाई, 70 और उससे कम, और 70 या उससे ज्यादा या उसके बराबर। मॉडरेट में 56 से 69 तक, और लो में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 55 या उससे कम जब होता है तो प्योर ग्लूकोज जो है वो GI 100 है। तो ये हम पता कर सकते हैं। अगर 70 से ऊपर है तो हाई, 56 से 69 तक है तो मॉडरेट, और अगर उस 55 से कम है तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स माना जाता है। उसके अलावा ग्लाइसेमिक लोड, जिसको GL से हम डिनोट करते हैं, ये कैलकुलेट होता है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ईच इंग्रेडिएंट इनटू GI वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो ये लैब की टेस्टिंग में किस तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट करके आपकी रिपोर्ट्स दी जाती हैं, ये सब वो चीज़ें हैं फ्रॉम विच वी नो हाउ मच द ब्लड शुगर लेवल विल बी रेज बाय द फूड। हम ये जान पाते हैं कि खाना खाने के बाद, या जिसको हम कहते हैं PP शुगर, PP टेस्ट जो है, यानी खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद जब हम टेस्ट करते हैं तो कितना ब्लड शुगर लेवल रेज हुआ ब्लड में, ये इसके माध्यम से हम ग्लाइसेमिक लोड के माध्यम से हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये जरूरी है कि हम ये जान पाएं कि हमारा फास्टिंग और PP शुगर का लेवल क्या है। और ये वेस्टर्न रिफाइंड फूड्स, अनरिफाइंड ट्रेडिशनल फूड्स, ये सब ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, ये कैलकुलेशन इस पूरे चार्ट में दिया गया है। किस चीज को खाने से आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होगा, ग्लाइसेमिक लोड कितना आएगा, ये सारी चीजें यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से दी गई हैं। जब डायबिटीज हो जाती है तो मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? आंखों में प्रॉब्लम होती है, रेटिनोपैथी और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। परमानेंट किडनी डैमेज हो जाता है। डायबिटिक फूट इन्फेक्शंस होते हैं। सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वेरिकोज वेन्स, और ये सारी चीजें हमारी जो नर्व्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। और भी बहुत से डाइटरी फैक्टर्स हैं जिसमें कुकिंग मेथड्स हैं, सुक्रोज है और फ्रक्टोज है। ये सारी चीजें हमारे हाइपरग्लाइसीमिया के लिए अ, जिम्मेदार हैं। उसके अलावा एक है हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया क्या है? हाइपर यूरिसीमिया जब होता है जब यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। जब हाई यूरिक एसिड लेवल जब बढ़ जाता है तो ये बहुत सी बीमारियों की तरफ हमारे शरीर को ले जाता है, जिसमें अर्थराइटिस, जिसको गाउट भी कहते हैं, या यूरिक एसिड के लेवल बढ़ने से हेल्थ की बहुत सी कंडीशंस आने लगती हैं। हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, डायबिटीज भी हो जाती है, किडनी की डिजीज आ सकती है। आमतौर से हमारे बॉडी में जो यूरिक एसिड है वो निकल जाता है आसानी से जब हम यूरिनेट करते हैं, जब हम यूरिन पास करते हैं। हाइपर यूरिसीमिया होता है जब हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा यूरिक एसिड आ जाए और हम उसको बॉडी से बाहर निकालने में अक्षम हो जाते हैं। और ये तब होता है जब हमारी किडनीज
प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही हैं और तेजी के साथ यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाते, तो वो शरीर में ही जमने लगता है और हम यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ जाता है, हमारे ब्लड में आ जाता है। एक्सेस यूरिक एसिड लेवल अगर हमारे ब्लड में है तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में जमने लगते हैं, और ये हमारे बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है ये कार्यक्रम। ये हमारे आमतौर से हमारे जॉइंट्स के आसपास और हमारे किडनी में ये जमा हो जाते हैं, और जो वाइट ब्लड सेल्स का जो डिफेंसिव मोड है वो इन क्रिस्टल्स को अटैक करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। यानी जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, जब ये क्रिस्टल्स जॉइंट्स में जमा हो जाते हैं, यूरिक एसिड जब क्रिस्टलाइज हो जाता है, तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो उस पर अटैक करते हैं ताकि उनको तोड़ के और शरीर से बाहर निकाल दें, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है और बहुत सीवियर पेन होता है। आप जानते हैं गठिया, गठिया के रोगी बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं। दो कॉमन डिजीज एसोसिएटेड है हाइपर यूरिसीमिया से, एक तो गाउट और एक यूरिक एसिड नेफ्रोलिथिएसिस, यानी आपकी किडनी में स्टोन्स बन जाते हैं। यूरिक एसिड जो है ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है हमारे हेल्थ के लिए, अगर बहुत ज्यादा हम रेड मीट खाते हैं, ऑर्गन मीट खाते हैं, सी फूड लेते हैं, बीन्स खाते हैं, तो यूरिक एसिड, हाँ अगर ये बॉडी से निकलता रहे यूरिनेशन के माध्यम से, अ, पसीने के माध्यम से और तरीके से, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आजकल तो हम गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, जरा सा पसीना हम आने नहीं देते, और हम पूरे समय ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां पर पसीना आएगा ही नहीं। तो जब इस तरीके की चीज है और हम खाना पीना पूरा भरपूरी से ले रहे हैं, तो हाइपर यूरिसीमिया के शिकार हो जाते हैं, और ये एक बहुत भयंकर बात है। न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स इंटरवेंशन, इन चारों सिम्टम्स में न्यूट्रिएंट इंटरवेंशन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे चारों सिम्टम्स दिए गए हैं। और कोएंजाइम Q10, विटामिन ई, ओमेगा 3, कैल्शियम, विटामिन D3, K2, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन B+, हेस्पेरिडिन और क्वेरसेटिन, ये पहले वाला जो हमारा ये है हेल्थ इशू, उसके लिए टीएन्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि चाहे आपको हाइपरटेंशन है, या हाइपोग्लाइसीमिया है, या आपको हाइपोलिपिडीमिया है, या आपको हाइपोयूरिसीमिया है, इन सब में जो न्यूट्रिएंट्स का इंटरवेंशन है ये बहुत ही जरूरी है। और इस चार्ट के माध्यम से हम देख पाते हैं कि ये सब चीजें चाहिए। अगर बात करें टीएस के प्रोडक्ट्स की, तो हमारे पास कोएंजाइम Q10 है, ओमेगा 3 है, मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, जिंक है, लिपिड मेटाबॉलिक मैनेजमेंट टी है, जिसको टी पॉली के नाम से हम जानते हैं, जिम्निमा है, सुपर कैल्शियम पाउडर, मेटाबॉलिक फैक्टर्स, डाया डायाकोंट है, एंटीऑक्सीडेशन, एंटी इन्फ्लेमेशन, इन सब चीजों के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। और अगर हम इन प्रोडक्ट्स का निरंतर इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से हम इन सारी प्रॉब्लम्स पर ओवरकम कर सकते हैं, इनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स दे डू मैटर, न्यूट्रिएंट्स दे डू मैटर। सो बेटर टियाम्स, बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत ही गंभीरता से Amazing, valuable session.
थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त नॉलेज आपने दी, और बहुत सारी बीमारियों को ये कवर करता है। और ज़रूरी है कि हम अपने हेल्थ का ध्यान रखें, और खास तौर से टाइम टू टाइम अपने ब्लड को ज़रूर टेस्ट कराते रहें, जिससे हमें भी ये पता लगता रहेगा कि कितना कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल, एलडीएल जमा हो रहा है हमारे शरीर में। एचडीएल तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल में शुमार होता है, तो इसलिए एचडीएल की मात्रा जो रहनी चाहिए सारी प्रॉपर मात्रा, लिमिट्स में ही। तो बहुत अच्छा सेशन आपका रहा, आपने सारी चीज़ों को बहुत ही विस्तार से बताया। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग सच अ नाइस सेशन। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और वेलकम। मैं आपको होस्टिंग ट्रांसफर कर रहा हूँ, और मुझे अभी इमिडिएटली मुझे, बहुत सुपर हालांकि, सेशन रहा सर। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, सब चीज पर पूरा जानकारी दी है डेप्थ में। किस तरह से क्या होता है, इसका क्या क्या परहेज करना चाहिए, कैसे होता है, हर चीज का पूरा डिफाइन किए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी मच मच सर, सर। थैंक यू वेरी मच।